सरस्वती महाभागे विद्यां कमलोचने विश्वरूपी विशालक्षी विद्यां देहि नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। नमस्कार, शुभ प्रभात और आपका सवेरे मंथन में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम लोग जो है एक चैप्टर देखेंगे, अपराध और दुष्कृति, जिसको कहते हैं क्राइम और रॉन्ग में अंतर क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ ज़रूर बताएंगे कि जो भी वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए बनाया जा रहा है, हम अपने लिए बना रहे हैं और किसी से हम लोग को दूर दूर तक लेना देना नहीं है, इसलिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं। और जब कभी किसी को लगे कि वीडियो में ये इंसान अच्छा नहीं दिखता है, अच्छा कपड़ा नहीं है, तो समझिए वो धोखे की खोज में है। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, तो इसलिए हमारे महामहिम जो राष्ट्रपति थे आदरणीय अब्दुल कलाम साहब, वो कभी अपना चेहरा पे नहीं ध्यान दे, वो सफलता की ओर हमेशा अग्रसर रहे। और आज आप लोग जानते हैं कि वो एक ब्रांड का दूसरा रूप है। तो अपराध और दुष्कृति में अंतर हम लोग आज देखेंगे कि अपराध क्या है और दुष्कृति क्या है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यह एक आपराधिक अपकार्य होता है। अपराध जो होता है आपराधिक अपकार्य होता है, और दुष्कृति जो है यह एक सिविल अपकार्य होता है। अपराध, इसका प्रभाव संपूर्ण समाज के लोक अधिकारों पर पड़ता है। दुष्कृति, इसका प्रभाव किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के किसी समूह विशेष के सिविल अधिकारों पर पड़ता है। अपराध, अपराध के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार स्वयं पीड़ित व्यक्ति को अथवा उसकी ओर से राज्य को होता है। दुष्कृति के विरुद्ध कार्यवाही किसी तीसरी व्यक्ति द्वारा भी की जा सकती है। अपराध के लिए दिया जाने वाला दंड शारीरिक अथवा आर्थिक कैसा भी हो सकता है। दुष्कृति के लिए धन के रूप में क्षतिपूर्ति का आदेश दिया जाता है। अपराध में आशय एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, दुष्कृति में इसका होना आवश्यक नहीं है। अपराध में अपराधी को दंड देने का मुख्य उद्देश्य अपराधों का निवारण करना होता है। दुष्कृति में क्षतिग्रस्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करना मुख्य उद्देश्य होता है। ये आपका दुष्कृति और अपराध में अंतर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दांडिक विधि और एवं नीति विधि में अंतर। दांडिक विधि और नीति विधि में अंतर। यहाँ दांडिक विधि एवं नीति शास्त्र में अंतर को स्पष्ट कर देना भी अच्छा होगा। मुख्यतः निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। पहला, दांडिक विधि का संबंध व्यक्ति के वास्तविक आचरण से होता है, जबकि नीति शास्त्र का आदर्शों से। दांडिक विधि व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों को नियमित करती है अथवा नियंत्रित करती है, जबकि नीति शास्त्र व्यक्ति के उच्च आदर्शों एवं सदा चरित्रों के नियमों का उल्लेख करता है। दांडिक विधि उन मूलभूत नियमों का उल्लेख करती है जो सामाजिक संबंधों में मृदुता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जबकि नीति शास्त्र उच्चतम आदर्शों को अच्छाइयों की ओर संकेत करता है। दांडिक विधि एक प्रचलित लोकमत है, जबकि नीति शास्त्र एक निरपेक्ष आदर्श है। दांडिक विधि को संप्रभु अथवा राज्य की स्वीकृति प्राप्त होती है तथा उसके पीछे भय निहित होता है, जबकि नीति शास्त्र की न तो ऐसी कोई स्वीकृति प्राप्त होती है और न ही उसके पीछे कोई भय ही होता है।
उसके बाद दांडिक विधि और एवं नैतिकता विधि में भी अंतर है। दांडिक विधि नैतिकता की अपेक्षा अत्यंत संकीर्ण अर्थ रखती है। इन दोनों में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। नैतिकता का अपने आप में उन कृत्यों से अत्यधिक विस्तृत संबंध होता है जो बुरे एवं दोष मुक्त समझे जाते हैं, जबकि दांडिक विधि का संबंध ऐसे कृत्यों से होता है जो लोक मत की दृष्टि से बुरे हैं एवं जिनके लिए दंड मिलना चाहिए। दूसरा आता है, दांडिक विधि के पीछे दंड की स्वीकृति होती है, जबकि नैतिकता के पीछे ऐसी कोई स्वीकृति नहीं होती है। जब नैतिकता के नियम बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं या ख्याति अर्जित कर लेते हैं तो उनको विधि के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, जबकि विधि के नियमों की नैतिकता के नियमों के अनुसार दंडनीय नहीं बनाया जा सकता है। दंड की परिभाषा। दंड की विभिन्न विधि शास्त्रों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है। फेरी के अनुसार दंड एक विधि प्रतिरोध है। दंड एक सामाजिक निंदा है, इसमें कष्ट या पीड़ा का होना आवश्यक नहीं है। एम.जे. सेठना। सदरलैंड के अनुसार दंड में कष्ट या पीड़ा निहित रहती है जो दंड के प्रारूप द्वारा उत्पन्न होती है और उस पीड़ा को निहित किसी मूल्य द्वारा न्यायोचित ठहराई जाती है। वेस्टमार्क। दंड एक पीड़ा है जो एक निश्चित ढंग से समाज के द्वारा समाज की ओर से अपराधी को दी जाती है जो उस समाज का अस्थायी या अस्थायी सदस्य है। वाल्टर रैकलेस। दंड सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है, इसके माध्यम से समाज स्वदोष कृत्य आघात अथवा विधि द्वारा प्रथा के उल्लंघन के लिए प्रतितोष लेता है। समाज या उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति दंड के व्यक्तियों के आचरण को विनियमित करने, यथास्थिति बनाए रखने तथा विधि की पालन करने हेतु एक साधन के रूप में धारण करता है। हम लोग जैसे कि सिद्धांत को देखे थे, निवारणार्थ सिद्धांत, निषेधात्मक सिद्धांत, प्रतिकारात्मक सिद्धांत और सुधारात्मक सिद्धांत, ये सब हम लोग देखे थे। कहता है कार्य अथवा कार्य लोप क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कहता है कार्य अथवा कार्य लोप अपराध का प्रथम आवश्यक तत्व किसी कार्य का किया जाना अथवा उससे विरत रहना, इसे ही हम कार्य अथवा कार्य लोप कहते हैं। यहाँ कार्य से अभिप्राय ऐसे कार्य से है जो विधि द्वारा वर्जित है, अर्थात किसी व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे करने की विधि अनुमति नहीं देती है। उदाहरणतः किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को किसी निश्चित परिसीमा में अवरोधित करने का अधिकार नहीं है। फिर भी यदि वह किसी व्यक्ति को स्वेच्छा किसी निश्चित परिसीमा में अवरोधित कर देता है तो वह स्वदोष परिरोध का दोषी माना जाता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य करने से विरत भी नहीं रहना चाहिए जिसको करने के लिए वह विधि द्वारा आबद्ध है। उन दोनों ही प्रकार के कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अपराध कार्य का भी किसी मानव प्राणी द्वारा किया जाना आवश्यक है। पशुओं के कृत्य को आपराधिक कार्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन प्राचीन काल में स्थिति बहुत भिन्न थी। इस समय पशुओं के कार्य को भी आपराधिक माना जाकर न केवल उस पशु को अपितु उसके स्वामी को भी दंडित किया जाता था। इस बात का कई उदाहरण मिलते हैं। यदि एक बार यहूदियों की विधि में मोजेज ने आदेश दिया था, यदि बैल मनुष्य अथवा स्त्री को सींग से मारे और मर जाए तो उस बैल को पत्थरों से मार डाला जाएगा
और उनका मांस नहीं खाया जाए, किंतु बैल का स्वामी निर्दोष होगा। आगे चलकर बैल के स्वामी को भी उत्तरदायी ठहराया जाने लगा। एक अन्य उदाहरण में भेड़िए के विरुद्ध विचारण का मिलता है। गाउन पहने हुए मजिस्ट्रेट डायस पर बैठा था। अभियुक्त का एक विशालकाय भेड़िया जो एक कटघरे में बंद था अंदर घसीट कर लाया गया। विद्वान अभियोजक के द्वारा यह कथन प्रारंभ किया गया और प्रतिरक्षा के विद्वान वकील ने इस जानवर की ओर से जोरदार पैरवी की। विधि परायणता का वाक युद्ध हुआ। नजीरों को हवाला दिया गया, साक्षियों की गवाही दी। अंत में लोमावृत बंदी को दोषी ठहराया गया और सार्वजनिक स्थान में फांसी पर लटकाकर मृत्यु घाट उतार दिया। सक्षमता अपराध का दूसरा आवश्यक तत्व अपराधी व्यक्ति का अपराध कारित करने के लिए सक्षम होना है। सक्षम होने से अभिप्राय यहाँ विधिक सक्षमता से है। एक व्यक्ति शारीरिक अथवा भौतिक रूप से कोई कार्य करने के लिए सक्षम हो सकता है, लेकिन विधिक रूप से वही व्यक्ति सक्षम नहीं माना जा सकता। उदाहरणतः 7 वर्ष से कम आयु का कोई शिशु किसी व्यक्ति को कोई हानि कारित कर सकता है, लेकिन न्याय सहित संहिता की धारा 20 के अंतर्गत उसे अपराध नहीं माना जाता। इस प्रकार संहिता में अन्य ऐसे कई अपवादों को उल्लेख किया गया जो अपराध की श्रेणी में नहीं आते, किंतु विकृतिशील व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, सद्भावना से किया गया कार्य, दुर्घटना वश कारित कार्य, तथ्य की भूल के अधीन किया गया कार्य आदि। इस प्रकार किसी कार्य को तभी अपराध माना जा सकता है जबकि वह सभी तरह के अपराध की परिसीमा में आता है। विधि एवं तथ्य की भूल। यहाँ विधि एवं तथ्य की भूल पर संक्षिप्त प्रकाश डालना समीचीन होगा। विधि की भूल। विधि की भूल में हम देखेंगे, विधि की भूल के संबंध में एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि तथ्य की भूल क्षम्य है, किंतु विधि की भूल क्षम्य नहीं हो सकती। यह सिद्धांत इस सूत्र पर आधारित है। सामान्यतः यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विधि की जानकारी है। विधि की अज्ञानता का सहारा लेकर कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। उदाहरणतः हत्या करना एक अपराध है, अतः कोई भी व्यक्ति जिसने हत्या का अपराध किया है अपने बचाव के पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकता है कि उसे विधि की इस व्यवस्था के ज्ञान नहीं था कि हत्या एक कानून अपराध है और हत्या करने वाला व्यक्ति को दंडित किया जाता है। इस संबंध में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम M.H. जॉर्ज में व्यक्त किए गए उच्चतम न्यायालय के यह कथन अवलोकन योग्य है कि यद्यपि अद्यतन संविधान संविधियों का अपराध स्थल पर पहुंच पाना अत्यंत कठिन है, अर्थात किसी संविधि से के बनते ही प्रत्येक व्यक्ति को उसका तत्काल ज्ञान हो जाना असंभव है, फिर भी कोई व्यक्ति इस अज्ञानता के कारण दंड से बच नहीं सकता है। लॉर्ड एलेनवरा ने विधि की भूल के संबंध में कहा, यदि अत्यंत ही गंभीर मामलों से बचने के लिए विधि का अज्ञान को बचाव का आधार मानने की अनुमति दी जाए तो यह नहीं कहा जा सकता कि अज्ञान का बहाना कितनी दूर आगे बढ़ जाएगा। ये बताया था विधि एवं तथ्य की भूल में विधि की भूल से। अब तथ्य की भूल है जिसको कि हम लोग देखेंगे। तथ्य की भूल क्षम्य होती है और यह बचाव का एक अच्छा आधार हो सकती है। संहिता की धारा 14 भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या जो तथ्य के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। उदाहरण को न्यायालय का एक अधिकारी खो को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि गो खो है और गो को गिरफ्तार कर लेता है। को ने कोई अपराध नहीं किया है। इस संबंध में कालिया का एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसमें एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को वारंट के अंतर्गत गिरफ्तार करने के लिए बंबई जाता है। युक्त जांच के पश्चात एवं सद्भावनापूर्वक यह विश्वास करते हुए कि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति वही है,
वह परिवादी को गिरफ्तार कर लेता है। परिवादी उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध स्वदोष प्रतिरोध के लिए कार्यवाही करता है। यह धारण किया कि पुलिस अधिकारी इस धारा के अंतर्गत सुरक्षित होने के कारण किसी भी अपराध का दोषी नहीं था। अब तीसरा है जानकारी अथवा स्वेच्छा। जानकारी अथवा स्वेच्छा भी अपराध का एक महत्वपूर्ण तत्व हो सकती है यदि ऐसा सिद्ध किया जाना उस अपराध के लिए आवश्यक है। ध्येय, आशय एवं दुराशय। कहता है अपराध के आवश्यक तत्वों में ध्येय, आशय का, दुराशय का एक महत्वपूर्ण स्थान। ये तीनों ही अपराध के मानसिक तत्व माने जाते हैं। अब होता है ध्येय। साधारण शब्दों में ध्येय का अर्थ है लक्ष्य अथवा उद्देश्य। प्रायः सभी प्रकार के कार्यों के पीछे कोई न कोई ध्येय अथवा लक्ष्य अवश्य रहता है। निरुद्देश्य अथवा लक्ष्य रहित कोई कार्य नहीं किया जाता। अतः जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को परिणति में कोई कार्य कर लेता है तो वह अपराध की कोटि में आ सकता है। उदाहरणतः क और ख के बीच लेन देन के मामले को लेकर विवाद पैदा हो गया और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। क ने दुश्मनी का बदला लेने के लिए ख की हत्या कर दी। यहाँ दुश्मनी का बदला लेना क का ध्येय माना जाएगा। ध्येय नैतिक, अनैतिक, वैधानिक, अवैधानिक, अच्छा बुरा कैसा भी हो सकता है। अतः ध्येय मात्र से ही किसी कार्य को अपराध नहीं मान लिया जाता। यदि ध्येय को प्राप्त करने के साधन विधि विरुद्ध है तो यह ध्येय अपराध की सीमा में आ जाएगा। फिर ध्येय का भी अपने आप में विधि के अनुकूल होना आवश्यक है। बुरे ध्येय को अच्छे साधनों से भी पूरा नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति प्रेम अथवा प्रलोभन से किसी स्त्री के साथ बलात्संग नहीं कर सकता। किसी मित्र को भुलावे में डालकर उसकी सम्मति को चोरी नहीं की जा सकती। अब है आशय। आशय ध्येय का एक अगला कदम। ध्येय की कार्य रूप में परिणति ही उसका आशय माना जाता है। जहाँ दुश्मनी का बदला लेना ध्येय है वहीं मृत्यु कारित कर देना आशय है। इस प्रकार ध्येय अपराध का प्रारंभिक तत्व है जबकि आशय उससे शब्द का। ऑस्टिन के अनुसार आशय कार्य का लक्ष्य है। ध्येय अर्थात प्रयोजन जिसका स्रोत है। निकटस्थ आशय दोषपूर्ण कार्य का सहगामी है। दूरस्थ आशय या प्रयोजन उस संपूर्ण आशय का वह भाग है जो दोषपूर्ण कृत्य की परिधि से बाहर है। वास्तव में ध्येय अर्थात प्रयोजन आशय का एक रूप है। आशय को सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। दुराशय। दुराशय के विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यों को में से दुराशय भी एक है। दुराशय से अभिप्राय द्वेषपूर्ण अथवा आपराधिक आशय। सामान्यतः कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाता जब तक वह दुराशय से प्रेरित होकर नहीं किया गया। लेकिन यह धारणा सिर्फ आंग्ल विधि की ही, भारतीय विधि की नहीं। आंग्ल विधि में चूंकि अपराध के आवश्यक तत्व निर्धारित कर दिए गए हैं अतः दुराशय अपराध के गठन के लिए एक अनिवार्य शर्त है। यह इस सूत्र पर आधारित है कि अर्थात आशय के बिना केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता। उदाहरणतः झाड़ी के पीछे छिपे किसी आदमी को जानवर समझकर शिकारी उस पर गोली चलाता है और उसकी मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ अपराध होते हुए भी उसे आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा जाएगा क्योंकि उसके मन में कोई दुराशय नहीं है। परंतु भारतीय विधि में सामान्यतः ऐसे प्रत्येक कार्य को अपराध मान लिया जाता है जो विधि द्वारा वर्जित है, फिर चाहे उसके पीछे दुराशय रहा हो अथवा नहीं। इस कठोर दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया जहाँ किसी संविधि के अंतर्गत कोई कार्य किया जाना है और वह नहीं किया जाता है तो उसे अपराध मान लिया जाएगा,
चाहे उसमें दुराशय का पूर्णतः अभाव ही क्यों न रहा हो। फिर भारतीय विधि में चूंकि प्रत्येक अपराध के साथ ही उसके आवश्यक तत्वों का उल्लेख कर दिया गया है, अतः दुराशय को पृथक से एक तत्व के रूप में निरूपित किया गया है। एक द्वेषपूर्ण मनोवृत्ति रूप से स्वेच्छा, साहस्य, कपटपूर्ण, बेईमानी से आदि शब्दों का प्रयोग करके इस कमी को पूरा कर दिया गया है। आशय एवं हेतु में अंतर। अब एक देखेंगे दुराशय की उत्पत्ति और विकास। दुराशय की पृष्ठभूमि में संत अंगस्टाइन का एक धर्मोपदेश छिप पड़ा है। इस धर्मोपदेश से शब्द दुराशय की व्युत्पत्ति हुई। इस बात का रहस्योद्घाटन न्यायमूर्ति कोक ने अपनी पुस्तक थर्ड इंस्टीट्यूट में सूत्र एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस इरिया का प्रयोग करते हुए किया है। उसका कहना है कि इंग्लिश देशज विधि के में इस सूत्र का प्रयोग रियम लिंगुअम नॉन फेसिट निसी मेंसरिया के रूप में हुआ। कालांतर में अनेक आंग्ल निर्णयों में इस सूत्र का प्रयोग किया गया। सन 1798 में लॉर्ड कैनियन ने फावला बनाम पेयर के मामले में यह भी निर्धारित किया था कि नैसर्गिक न्याय का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि कृत्य स्वयं किसी मनुष्य को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराध न हो। ठीक इस बात की पुष्टि आर बनाम आलड़े के मामले में करते हुए लॉर्ड अविंजर ने लिखा है कि कोई व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है जब तक कि उसका मन भी दोषी न हो। इस प्रकार आर बनाम लिवरेट के मामले में व्यक्ति ने घर की एक नौकरानी को चोर समझकर मार डाला था। न्यायालय ने इस हत्या का मामला नहीं माना। धीरे धीरे दुराशय अपराध का एक आवश्यक संगठक बन गया। इसमें कहा गया कि आशय के बिना केवल किसी कार्य आशय के बिना केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बना। चलने लगी है हवा, सागर भी लहराए, पल पल दिल पल पल याद आई, चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए। करंट पब्लिक ओपिनियन। दांडिक विधि एक प्रचलित लोकमत करंट पब्लिक
ओपिनियन है, जबकि नीति शास्त्र एक निरपेक्ष आदर्श है, एब्सोल्यूट आइडियल, एब्सोल्यूट, बिल्कुल। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपराध के क्या कारण है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि अपराध क्या क्या विचार होता है, कैसे होता है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को टुई वाली जरूर दबाएं। यहूदियों का कानून बड़ा डेंजरस होता था, बैल तक को छोड़ता नहीं था वो लोग। बैल अगर मारता तो उसका सींग पत्थर से मारना कितना कष्टदायक पीड़ा होता था। उठो सवेरे नगर राव,